नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका आज की क्लास में। आज की क्लास पर हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति पर। कल हमने राष्ट्रपति पर एक छोटी सी क्लास ली थी जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर अपने बात की थी। यानी हम राष्ट्रपति से संबंधित किन किन अनुच्छेद पर विस्तार से चर्चा करेंगे उस पर संक्षिप्त चर्चा की। आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे राष्ट्रपति पर। तो कल हमने बात की थी भारतीय संविधान के भाग 5 संघ सरकार और अनुच्छेद 52 से लेकर के 151। संघ सरकार में 5 अध्याय थे जिसके अंतर्गत संघीय कार्यपालिका, संघीय व्यवस्थापिका, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, सर्वोच्च न्यायालय और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ये था। उसमें अपने संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति को पढ़ा था जिसमें अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 62 तक अपने अनुच्छेदों को याद करने की प्रयास किया था। तो उनको एक बार अपन दिमाग में रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद अपन चर्चा करेंगे राष्ट्रपति पर विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे। तो जो अनुच्छेद 52 था राष्ट्रपति से संबंधित, अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी संघ की जो भी कार्यपालिका शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति पर निहित होगी और राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं कर सकता है और या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कर सकता है। तो ये तो दो अनुच्छेद हो गए 52 और 53, जिसको अपन कल मैंने कहा तो जोड़े में याद करना। 52 और 53 या संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और भारत एक राष्ट्रपति होगा, यानी अनुच्छेद 52 और 53। अनुच्छेद 54 और 55 ये कह रहा है कि अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए किस प्रकार से होगा। राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल होगा और उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन होंगे जिस पर बात करेंगे। तो राष्ट्रपति की निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के पदावधि या राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो अनुच्छेद 56 में है। अनुच्छेद जो 57 था वो राष्ट्रपति के लिए पुनर्निर्वाचन के लिए कोई भी व्यक्ति पात्र है या फिर वो नहीं है, ये अनुच्छेद 57 था। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यता है इस पर बात की। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या थी। अनुच्छेद जो 60 था उस अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के लिए शपथ की बात की गई है, राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलवाएगा। और अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया क्या होगी, यानी राष्ट्रपति को यदि हटाया जाएगा तो वो महाभियोग की प्रक्रिया क्या होगी, वो अनुच्छेद 61 में था। और अनुच्छेद 62 में अपन बात की थी कि राष्ट्रपति का पद अकस्मात रिक्त हो जाता है या राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा कर लेता है तो नया जो राष्ट्रपति होगा वो कितने समय के तहत आएगा, उन सब पर चर्चा की संक्षेप में। तो ये तो थे राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो आइए आज अपन शुरू करेंगे, विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे। अपने इस तरफ मैं लिख देता हूँ अनुच्छेद 52 और अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 52 था भारत का एक राष्ट्रपति होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। आज अपन यहाँ उन्हीं अनुच्छेद को विस्तार से लिखेंगे जिस पर अपन चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये दो अनुच्छेद थे, ज़्यादा सीधा अनुच्छेद को याद रखना इसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं कर सकता है या फिर वो अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा कर सकता है। मुख्य बात देखो आज अपन बात जिस पर चर्चा करेंगे अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 54 ये कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए कैसा है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन है और राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल होगा। देखो साथियों, अनुच्छेद 54 पर आज अपन विस्तार से बातचीत करेंगे कि अनुच्छेद 54 क्या है। तो देखो अनुच्छेद 54 ये कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल होगा, यानी इसमें दो बात की गई है अनुच्छेद 54 में, अनुच्छेद 54 क और अनुच्छेद 54 ख। अनुच्छेद 54 क और अनुच्छेद 54 ख ये कह रहा है कि राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल होगा। उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होंगे। तो अनुच्छेद 54 क जो है वो ये कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, और अनुच्छेद 54 ख है वो ये कह रहा है कि राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यानी मूल रूप से ये दो बातें थी
कि राष्ट्रपति का निर्वाचक जो मंडल है वो निर्वाचक मंडल किन से मिल करके बनेगा। तो दो बातें हैं, एक तो ये है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे, दूसरा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। ये दो बात। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि दो संघ राज्य क्षेत्र है उसके बारे में भी हो सकता है। तो ये दो बातें उसके साथ साथ में 17वां संविधान संशोधन हुआ था, ये मैं लिख देता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। 17वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ये व्यवस्था की गई कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र है वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे। तो ये तीन बात होगी। यहाँ ये देखो संसद के दोनों सदनों के, या मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, संसद है, संसद के दोनों सदनों के, या निर्वाचित लिख देता, निर्वाचित सदस्य है, और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य। और तीसरी बात अपन ये दो देख सकते हैं, ये जो व्यवस्था की गई थी दिल्ली एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पुडुचेरी, यूटी लिख देता हूँ, यूनियन टेरिटरी या संघ राज्य क्षेत्र। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अनुच्छेद 54 है वो ये कह रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल होगा, वो निर्वाचक मंडल है तो उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होंगे। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में अपन यदि अनुच्छेद बात करें तो अनुच्छेद 54 क और अनुच्छेद 54 ख ये साफ शब्दों में कहता है। अनुच्छेद 54 क ये कहता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होगा उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये आपको ध्यान रखना है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य का मतलब ये हुआ कि मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे। दूसरी बात ये कह रहा है कि अनुच्छेद 54 ख यानी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी राज्य की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे। तीसरी बात ये जो बाद में जुड़ गई थी 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पुदुचेरी ये भी। तो कुल मिलाकर के ये आ जाएगा राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल किन से मिलकर बनेगा। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर के राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल बनता है। अब यह बात ये आती है कि एक तो सवाल ये बनता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल किन से मिलकर के बनता है, तो ये तो बात होगी। अब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में या राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग नहीं लेता, ये महत्वपूर्ण बात है। इन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में तो ये जो सदस्य जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में है इन सबको छोड़ करके, यानी एक बात ये होगी कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, इसका मतलब ये हुआ कि संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य तो भाग लेंगे लेकिन मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। यहाँ आपको ये बात देखना जरूरी है, आपके दिमाग में होगा कि ये जो लोकसभा थी, लोकसभा के अंतर्गत आपने देखा होगा कि 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य, लोकसभा के अंतर्गत 2 एंग्लो भारतीय समुदाय के सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था थी। लेकिन साथियों आपको जानकारी होगी 104वां संविधान संशोधन 2019 जिसमें ये प्रावधान किया गया था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को राज्य की विधानसभाओं और संसद में आरक्षण मिलता है, वो आगे बढ़ाया गया। लेकिन इस संविधान संशोधन के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के आरक्षण को आगे नहीं बढ़ाया। तो अब अपन आराम से ये कह सकते हैं कि यहाँ तो लोकसभा जो है उसमें 543 प्लस 2 सदस्य थे, तो अब लोकसभा में ये इतने सदस्य ही रहेंगे। तो अपन बात कर रहे थे राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन नहीं भाग लेता है। तो पहली चीज़ ये, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। दूसरा,
राज्य की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य नहीं भाग लेते हैं। दूसरी चीज़, जिन राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, यानी जिसमें 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद, तो राज्य की विधान परिषदों के मनोनीत सदस्य और निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेंगे। एक बार फिर सुन लें, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, लेकिन राज्य की जिन राज्यों में द्विसदनात्मक विधान मंडल है, उनमें जो दूसरा सदन यानी विधान परिषद है, तो विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भी और मनोनीत सदस्य भी भाग नहीं लेते हैं। और फिर ये इन दिल्ली NCR दिल्ली की विधानसभा है और पुदुचेरी की जो विधानसभा है, इनके मनोनीत सदस्य भी भाग नहीं लेते हैं। तो ये तो बात हो गई राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 54 क्या था कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, उस राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है वो व्यवस्था क्या थी। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बाद में हम चलेंगे आगे अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 क्या करा है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। अनुच्छेद 55 की बात यह है कि राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की जो रीति है वो क्या होगी, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। तो साथियों, संविधान को जो अनुच्छेद 55 है, ये अनुच्छेद 55 2-3 भागों में बांटा हुआ है। अनुच्छेद 55 1, 55 2 क, अनुच्छेद 55 2 ख, 55 2 ग और अनुच्छेद 55 3। इन सब पर अपन एक एक करके बात करेंगे, क्योंकि आजकल क्या कर होता है कि RPSC हो या जो कोई भी एग्ज़ाम हो, अनुच्छेद पूछ लेते हैं किस अनुच्छेद या कौन सा क्लॉज है या कौन सा सब क्लॉज है। तो अनुच्छेद 55 है, सामान्य तौर पर अपन को बड़े मोटे तौर पर यदि आपको देखना है तो अनुच्छेद जो 55 है वो ये कहता है कि राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की जो प्रणाली है वो क्या है। ऐसे ही आज तक अपन नहीं पढ़ते आ रहे हैं कि अनुच्छेद 55 है राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रणाली। अब हमको इससे भी बहुत गहराई में पढ़ना है, क्योंकि सवाल कहीं से भी आ सकते हो। अनुच्छेद 55 1 क्या है, अनुच्छेद 55 के 2 है, 2 के देखो इसमें 3 खंड है। और फिर अनुच्छेद ये जो अपन सामान्य तौर ये पढ़ रहे हैं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, तो अनुच्छेद 55 में ये पढ़कर अपन छोड़ देते हैं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति के द्वारा होता है। तो अपन ये भी देखेंगे तो अनुच्छेद 55 1 क्या है, अनुच्छेद 55 2 क्या है, अनुच्छेद 55 3 ग क्या है। देखो तो अनुच्छेद जो 55 है इसको अपन एक एक करके यहाँ अपन विस्तार से देख लेते हैं। अनुच्छेद 55, अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 55 पर विस्तार से अपन बात करेंगे। अनुच्छेद 55 क्या है, तो इन संवैधानिक प्रावधान जो है खंड उपखंड पर जाने से पहले बड़े तौर पर अपन ये समझ लेते हैं कि अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है। तो इसमें अपन ये देखेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन में अपन ने देखा होगा एक विधायक के मत का मूल्य किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, एक MLA के मत के मूल्य किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। उसके बाद में अपन देखेंगे कि राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन की जो रीति है वो क्या है, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति है वो क्या है। तो देखो साथियों, अनुच्छेद जो 55 है, इस अनुच्छेद 55 में अनुच्छेद 55 1 ये समरूपता का सिद्धांत दे रहा है। क्या दे रहा है, समरूपता। या इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जहाँ तक संभव हो राज्यों के जो प्रतिनिधि है उस राज्यों के प्रतिनिधित्व का जो है वो उसमें समानता होनी चाहिए, उसमें समरूपता होना चाहिए। यहाँ समरूपता का मतलब हुआ कि जितने भी राज्य हैं उन राज्यों के जो प्रतिनिधि है उन प्रतिनिधियों का मत मूल्य जब हम ज्ञात करते हैं तो उसका जो रीति है, जो तरीका है वो
समान होना चाहिए, यानी मत समान होना चाहिए। ऐसा नहीं जैसे राजस्थान के एक एमएलए का मत मूल्य 129 है तो सब राज्यों को 129 हो जाना चाहिए, ये अर्थ नहीं निकलता। इसका अर्थ ये निकला कि मत का जो मूल्य ज्ञात करेंगे तो उसकी जो रीति है, तरीका है, वो समान होना चाहिए। तो जहाँ तक संभव समरूपता के सिद्धांत का पालन अपन को करना है। ये छोटी सी बात थी, अपन बात कर ली थी। अनुच्छेद 55(2), अनुच्छेद 55(2) में दो बात अपन देखेंगे। देखो, अनुच्छेद 55(2) में एमएलए यानी विधायक के मत मूल्य के बारे में बात करेंगे, और दूसरा एमपीज के बारे में, यानी जो सांसद है, सांसद के मत के मूल्य के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ देखो, अनुच्छेद 55(2) क, ये आपको क्लॉज और सब क्लॉज याद नहीं भी हो तो कोई भी बात नहीं, आपको मोटे तौर पर मुख्य प्रावधान याद कर लेंगे तो बेहतर है। ये याद होगा तो और ज़्यादा बेहतर होगा। तो अनुच्छेद जो 55(2) क है वो ये कह रहा है कि ये जो एमएलए यानी विधायक है, विधायक के मत का मूल्य किस प्रकार से ज्ञात किया है। विधायक के मत का मूल्य, विधायक के मत का मूल्य ज्ञात करने का फार्मूला आपको याद है, यानी राज्य की जो कुल जनसंख्या है उस राज्य की कुल जनसंख्या के अंतर्गत राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या का भाग देते हैं और फिर उसमें 1000 का और भाग देते हैं। यानी यहाँ देखो, राज्य की कुल जनसंख्या कुल सदस्य, या मैं लिख देता हूँ कुल सदस्य, कुल निर्वाचित सदस्य, या कुल निर्वाचित सदस्य मतलब विधानसभा के कुल निर्वाचित, जो भी राज्य है संबंधित राज्य की विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या, जैसे राजस्थान है तो 200। अब या भाग 1000, या भाग 1000 लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, और गुणा 1/1000 लिखते हो तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कुछ भी करो सेम उत्तर रहने वाला है। तो यहाँ आपको कहीं पर भी भाग 1000 लिखा हुआ कि तो मिलेगा तो भी सही है, और इंटू 1000 लिखा हुआ तो भी सही है। यानी विधायक के मत का मूल्य ज्ञात करना तो संबंधित राज्य की जनसंख्या और उसमें विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य संख्या, या कुल निर्वाचित सदस्य संख्या का मतलब विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है उसका भाग दे दो, और उस भाग में आपको भाग 1000 दो या फिर उसमें इंटू 1/1000 कर लो, एक विधायक के मत का मूल्य ज्ञात हो जाएगा। जैसे आपको एक एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में यदि अपन देखें, ये जो जनसंख्या है, लग गया तो आपको ये देखिए, ये जो जनसंख्या है, इस जनसंख्या का जो आधार है, जनसंख्या का जो आधार वर्ष है वो 1971 का है। जनसंख्या का आधार वर्ष है वो 1971 का है। आपको यहाँ जनसंख्या का जो आधार वर्ष लेना है वो 1971 लेना है। ऐसा सवाल आ सकता है कि भाई यहाँ राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो जनसंख्या का जो आप निर्धारण करते हैं वो किस वर्ष के आधार पर किया गया है, तो ये आधार है 1971। और ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को 84वें संविधान संशोधन, 84वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा, इसके द्वारा इस व्यवस्था को 2026 तक, यानी ये जनसंख्या जो आधार वर्ष है 1971, ये 2026 तक यही रहने वाला है। तो इससे कैसे ज्ञात होगा, जैसे 1971 में राजस्थान की जो जनसंख्या है वो थी 257,65,806। तो राज्य की कुल जनसंख्या, निर्वाचित कुल प्रतिनिधि 200, ठीक है, और यहाँ इंटू 1/1000, इनको आप कर लो। इनको यदि आप कर लेंगे तो उसके बाद ये आंकड़ा जो लगभग आंकड़ा आएगा वो आपके 128.82 समथिंग होगा, और यानी इसको अपन ये कह सकते हैं 129। यानी राजस्थान के एक एमएलए के मत का मूल्य राष्ट्रपति के चुनाव में 129 होगा। तो राजस्थान में कुल एमएलए है 200, और 200 से 129 को आप गुणा कर लो तो कुल विधायकों की संख्या आ जाएगी। यानी देखो, यदि गुणा करके अपन देख लेते हैं
ये, यानी 2 0 को 2 0 हो गया, 9 2 18, 12 2 24 और 1 25, यानी ये इस प्रकार से प्रत्येक राज्य के मत का मूल्य ज्ञात हो जाएगा। यानी राजस्थान का निकाला था इसी फॉर्मूले से। तो एक विधायक के मत का मूल्य क्या होगा उसका निर्धारण अपने इस फॉर्मूले से कर दिया। तो यहाँ आपके सवाल ये बनेगा कि विधायक के मत के मूल्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो कुल जनसंख्या, निर्वाचित विधायकों की कुल संख्या और इंटू 1/1000 या भाग 1000। फिर ये आपने उदाहरण के द्वारा समझ लिया, आधार वर्ष 1971 है। ये इस प्रकार से पूरा आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आएगा कि राजस्थान के एक विधायक के मत का मूल्य क्या है, तो 129। आधार वर्ष क्या है, तो इसको अपन लेंगे 1971, और ये कब तक है, तो 2026 तक है। और ये व्यवस्था किस अमेंडमेंट के द्वारा हुई, तो 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा हुई। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। ये विधायक के मत का मूल्य ज्ञात हो गया। तो विधायक के मत के मूल्य के ज्ञात होने के बाद अपन बात करेंगे, यही मैं लिख देता हूँ क्योंकि अपन टॉपिक थोड़ा ही बचा है। अनुच्छेद 55(2) का हो गया। अब अनुच्छेद 55 एक बात और है, अनुच्छेद 55(2) इसमें ये बात की गई है कि इस सूत्र से जब आप विधायक के मत का मूल्य ज्ञात करते हैं तो यदि शेषफल है वो 500 से अधिक है, यदि शेषफल 500 से अधिक है, शेषफल 500 से अधिक, तो शेषफल यदि 500 से अधिक है तो आपको जो मत मूल्य आता है उसमें एक और जोड़ देना है। ठीक है, बस यही बात इसमें ध्यान रखनी है। यानी इससे ज्ञात करते समय यदि शेषफल 500 से अधिक आता है तो मत मूल्य में एक और जोड़ देना है। फिर हम बात करेंगे अनुच्छेद 55(2) ग। एमएलए के मत का मूल्य आ गया। तो यहाँ एमपी की मत का मूल्य, एमपी के मत का मूल्य ज्ञात करने का सूत्र ये है, जितने जो राज्य है, जैसे राजस्थान के राज्य के विधायकों का मत मूल्य ज्ञात किया था, वैसे कि वैसे सभी राज्यों के विधायकों के मत के मूल्यों का योग करेंगे और उस योग में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों का अपन भाग दे देंगे। यानी इसका सूत्र ये है कि सभी राज्यों के विधायकों के मत मूल्य का योग, और इसमें दोनों सदन किसके, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, शब्द पर ध्यान देना, निर्वाचित सदस्य लिखा है, निर्वाचित सदस्य। यहाँ निर्वाचित सदस्य का मतलब जैसे लोकसभा है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य 543 है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य 233 है, तो टोटल हो गए 776। यानी सभी राज्यों के विधायकों के मत का मूल्य, यहाँ राज्यों का मतलब देखो आप, ये राज्य का मतलब यहाँ देखो ये राज्य और प्लस ये 2, यहाँ ये ध्यान रखना है। या राज्य से याद आया कि यह जो राज्य शब्द का जो है, इस राज्य शब्द के अंतर्गत अनुच्छेद जो 54 है उस 54 का स्पष्टीकरण एक दे रखा है, जो ये कहता है कि राज्य शब्द के अंतर्गत दिल्ली एनसीआर और पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी भी आएगी। यहाँ तो राज्य का मतलब हुआ राज्य सभी, उसके साथ साथ में दिल्ली और पुदुचेरी। तो यहाँ राज्य शब्द का अर्थ इनको भी साथ में लेकर के लगाना है। तो यहाँ सभी राज्यों के निर्वाचित जो भी विधायक है उसके मत के मूल्यों का योग ज्ञात कर लेंगे। जैसे राजस्थान का आया था वैसे वैसे सभी राज्यों को अपन जोड़ लेंगे। उसमें यहाँ ये टोटल विधायकों की एमएलओ की जो संख्या है, निर्वाचित संख्या है, तो 543 और 223 776। ये 776 है, इसको अपन आराम से निकाल देंगे। तो कुल मिलाकर के एक जो एमपी आएगा उस यानी सांसद है, उस सांसद के मत का मूल्य है वो आएगा 708। ये ध्यान रखना है। तो देखो 55(1) हो गया यहाँ पे, ठीक है, 55(1), 55(2) क ये यहाँ पर हो गया विधायकों के मत के मूल्य से संबंधित। 55(2) ख, 55(2) ख ये कराए कि ये विधायकों के मत का मूल्य जब आप ज्ञात करते हो तो शेषफल यदि 500 से अधिक आता है तो मत मूल्य में एक और जोड़ देंगे। और 55(2) ग एमपी यानी सांसद के मत का मूल्य किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा।
और उसके बाद बचा है जिसको अपन सामान्य तौर पर पढ़ते हैं, यानी आज तक अपन यही पढ़ते आते हैं। इन सब बातों को अपन ने ये हम लोग अनुच्छेद के रूप में नहीं पढ़ा था कि 52 क्या है, विधायक के मत का मूल्य पढ़ा था, सांसद के मत का मूल्य पढ़ा था, तब किस अनुच्छेद में ये बात अपन ने नहीं पढ़ी थी। अब आगे बात आ रही है अनुच्छेद 55(3), अनुच्छेद 55(3). ये अनुच्छेद 55 है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में बात करता है, यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किस रीति से होगा। तो आपको याद होगा एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति, और वो भी कैसी, गुप्त प्रणाली के द्वारा। तो साथियों ये एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति क्या है, इस पर अपन विस्तार से चर्चा कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि आज की क्लास लंबी हो जाएगी। तो आज हमने बात की राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित और राष्ट्रपति के निर्वाचन के इन 2 अनुच्छेद पर बात की, अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55 पर। और अनुच्छेद 55 का भी अनुच्छेद 55(3) क्लॉज है, ये अपन ने विस्तार से पढ़ा नहीं है, इस पर अपन बात कल करेंगे। तो आज बात की थी अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल होगा जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, दिल्ली और पुदुचेरी NCR यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और संघराज्य क्षेत्र है उसके सदस्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। ये व्यवस्था हुई थी 17वें संविधान, यानी मोटे मोटे तौर पर राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। इसमें आपको ये देखना है किससे बनता है। पहला सवाल, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किन से मिलकर के बनता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग नहीं लेता है, और फिर सबसे मोस्ट ये है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में ये दिल्ली और पुडुचेरी की व्यवस्था किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। तो इसको आपको देखना। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, आज तक यही अपन पढ़ते आ रहे हैं कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत सिर्फ ये देखते हैं कि एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति, इससे काम चलने वाला नहीं है। जो अनुच्छेद 55 है उस अनुच्छेद 55 के 3 क्लॉज है, ठीक है ना। अनुच्छेद 55(1), अनुच्छेद 55(2) जिसके अंतर्गत सब क्लॉज 3 है, और अनुच्छेद 55(3). अनुच्छेद जो 55(1) है वो ये कह रहा है कि जहाँ तक संभव हो राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों के प्रतिनिधियों में समरूपता होनी चाहिए, उसके मत मूल्य का निर्धारण करने की जो तरीका है वो एक होना चाहिए। अनुच्छेद 55(2) अपने बात की थी, विस्तार से बात की थी, जिसके अंतर्गत अपने अनुच्छेद 55(2) MLA के मत के मूल्य के बारे में बात की थी। अनुच्छेद 55(2) उसमें ये कहा था कि मत मूल्य का जब निर्धारण करते हैं उसमें शेषफल यदि 500 से अधिक आता है तो मत मूल्य में 1 जोड़ देते हैं। अनुच्छेद 55(2) पर अपन चर्चा की थी, जो ये कह रहा था कि MPs या सांसद के मत का मूल्य किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो राज्यों की जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य है उन सब के मत के मूल्यों के योग में संसद के दोनों सदनों के सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्यों का भाग लेंगे, यानी 776 का भाग लेंगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। और फिर अनुच्छेद 55(3) था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति के गुप्त रूप से होता है। एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति क्या है, उसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, उन सब पर अपन विस्तार से कल की क्लास में बात करेंगे। लेकिन संक्षेप में यह बात कर लूँ, राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रणाली है ये एकल संक्रमणीय का मतलब हुआ कि जिसमें जितने भी जो प्रत्याशी खड़े होते हैं उन प्रत्याशियों को प्राथमिकता क्रम से मतदान दिया जाता है, फिर उनके मतों को स्थानांतरण किया जाता है और उसके बाद में मत मूल्य ज्ञात किया जाता है, न्यूनतम कोटा ज्ञात किया जाता है। तो ये सब प्रक्रिया क्या है, इस पर अपन कल एक अलग से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली पर क्लास लेंगे। तो आज की क्लास ये थी जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55 पर विस्तार से अपन बात की है। अगली क्लास में अपन लेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन की ये जो प्रणाली है वो क्या है, उसके बाद में अनुच्छेद 56, 57, 58 ऐसे एक एक करके सभी अनुच्छेद पर अपन बातचीत करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही।